क्या इशारा कर रहे हैं गौरव जी? कुछ तो आप और राजीव जी बताइए। आज वैसे दोनों एक दूसरे पे थोड़े नरम तो लग रहे हैं, थोड़े नरम लग रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की उन्होंने तारीफ कर दी, आप लोग सॉफ्ट तो लग रहे हैं आज। देखिए अंजना जी, हम हर भारतीय पे सॉफ्ट हैं और भ्रष्टाचारियों पे हार्ड हैं। ये जो जितिन राम मांझी जी का वक्तव्य आप चला रही है, मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाह रहे, लेकिन खेला होबे जो आप कहती है ना, मैं एक बात आपको बताता हूं। भाजपा और एनडीए उस खिलाड़ी की तरह है जिसके पास अपना बल्ला है, अपनी गेंद है, अपना हुनर है, अपनी मेहनत है, और वो शतक भी लगाती है, छक्के भी मारती है। दूसरी तरफ घमंडिया है, ना बल्ला अपना, ना गेंद अपनी, ना विकेट अपना, ना पिच अपनी। पिच को खोद देंगे, ना खेलेंगे, ना खेलब देंगे, और उसके बाद यहां पे आके बातें करेंगे। अरे आप ये बताओ, कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं एक सवाल, कितनी सीटें आएंगी अकेले आपकी कांग्रेस की, बताइए आप मुझे। 2024 में आपकी सीटें कितनी आएंगी, क्या बता सकते हैं? आप एनडीए की बात करते हैं, भूल जाते हैं अकेले में हमारी 303 सीटें हैं। जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी पे है, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें आएंगी, आप देखिएगा। और ये चौंकाने वाले परिणाम होंगे, जैसे कल इतिहास लिखा गया है, राजनीतिक इतिहास मई में लिखा जाएगा। अंजना जी, 400 का आंकड़ा भी पार हो जाए तो बड़ी बात नहीं। चलिए ठीक है, क्षेत्रीय दलों से पूरा शो हाईजैक हो जाएगा, इसलिए मुझे इन तीनों से एक रिएक्शन लेने दीजिए। अभय जी आऊंगी आपके पास फौरन। अच्छा ठीक है, छोटा सा 2 लाइन का प्लीज। अभय जी सिर्फ 2 लाइन का प्लीज, क्योंकि 3 लोग अभी बोल भी नहीं पा रहे। अंजना, 300 सीटों का विश्वास करने वाली पार्टी ने कितना बड़ा विश्वासघात किया। आज ये रिपोर्ट आई, 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का सरेंडर कर दिया, खर्च नहीं किया, इसलिए तो 27 रुपए आमदनी हो गई। आज जो हम श्रमिक न्याय की बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने आज जारी किया है कि 14 करोड़ 36 लाख मनरेगा में श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 20 लाख परिवारों को 100 दिन का काम इनकी भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अधीर बाबू ममता जी को गाली दे रहे हैं। मैं आखिरी बात नहीं, ठीक है अभय जी, आपने समझा दिया, इसीलिए अधीर बाबू ममता जी को गाली दे रहे हैं। क्यों बादल जी अब आपके बरसने का टाइम आया है कि अधीर बाबू और ममता दी की लड़ाई समझाइए। दोनों, कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है जी। ऐसे में क्यों आपस में लड़ रहे हैं? 1 मिनट समय मांगूंगा मैडम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 127 जन्मदिन है। एक भी पैनलिस्ट, एक भी शब्द, एक भी शुभकामनाएं कुछ नहीं दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज तक सबसे बड़ा चैनल है इंडिया में, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को, पूरे देशवासी को नेताजी का जन्मदिन पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। उसके पहले गौरव जी, भ्रष्टाचारी कौन है? ममता दीदी के क्या समझते? ममता दीदी गाली देते हैं क्या? ऐसा लीडर है ममता दीदी? क्या समझते हैं ममता दीदी के बारे में? ममता दीदी कांग्रेस को, राहुल जी को, सब किसको गाली दी आज तक? आपने खुद लोकसभा चुनाव में मोदी जी खुद आके यहाँ पर ओ दीदी करके टोन किया। ममता दीदी को यहाँ का विधानसभा का जो विधि देता है वो ममता बेगम कहते हैं। बादल जी, अधीर बाबू ने बोला है कि हम ममता दीदी की दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैडम आ रहा हूँ। ये भ्रष्टाचारी कौन है? नहीं बोलेंगे वो। भ्रष्टाचारी कौन है? पीएम केयर्स फंड का आज तक ऑडिट नहीं हुआ। राफेल में 2009-10 में 1 राफेल का 3,000 करोड़, अभी 35,000 करोड़ रुपया कहा गया? अमित शाह का बेटे के पास लाखों करोड़ रुपया बैंक खाते में कहा से होने के बाद कौन के हर दिन दिल्ली में रेप होता है, हर दिन दलितों को अत्याचार होता है, हर दिन उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होता है, बुलडोजर चलाता है। कौन लोग करते? ना हुआ मेक इन इंडिया, ना हुआ डिजिटल इंडिया, ना हुआ 5 का गवर्नमेंट। आप आंकड़ा दे रहे हैं, आज तक में आप आंकड़ा दे रहे हैं। कहां से मिला ये आंकड़ा? ना स्वच्छ भारत अभियान हुआ, ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद है, ना स्वच्छ भारत से नहीं हुआ, ना स्वच्छ भारत, कुछ नहीं हुआ। क्या किया आपने? जो बुलेट ट्रेन के नाम पर सेमी हाई स्पीड चला रहे, क्या किया? और क्या मैडम, देखिए, एक बालक राम का मूर्ति स्थापन किया। जो हम लोग कहते हैं सीता माता के साथ राम का मूर्ति स्थापन किया जाए, पूर्ण राम का मूर्ति स्थापन नहीं किया। वही राम लाला, वही राम, सीता माता का नाम है। काल एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीताराम का और जो प्रधानमंत्री जो सियाराम का, लेकिन आज तक सियाराम का नाम है। इसलिए काल भी दीदी ने कहा सीता माता का नाम क्यों नहीं लेते? ये जवाब दीजिए गौरव जी। आज भी एक भी महिला संगठन को नहीं है, क्यों नहीं है? और महिला के ऊपर अत्याचार करते हैं, और यही लोग, यही आरएसएस, यही कल मोहन भगवत ने क्या किया?
प्रधानमंत्री को सामने रख के प्रधानमंत्री को जो बातें किए, हिंसा का बात, अहंकार का बात कौन किया? वही मोहन भागवत ने किया। अरे आप लोग आरएसएस का नाम लेते, लेकिन कोई एक भी महिला संगठन आपके पास नहीं है आरएसएस के अंदर। आप उसका जवाब ले लेती हूँ उनसे। क्यों नहीं लेते सीता का नाम? एक राम का मूर्ति स्थापन किया, लेकिन मैं दे दूं उत्तर। राम का मूर्ति स्थापन नहीं किया आप लोगों ने। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। आपने अधीर बाबू पे एक लाइन नहीं बोला। हाँ। अधीर बाबू पे तो बोला ही नहीं आपने। अधीर बाबू बोल नहीं पाएंगे। एक सीट है। अधीर बाबू वो खुद बंगाल में कह दिया मैं अकेला लड़ूंगा। लड़ने दीजिए ना सर। और मैं दीदी ने तो बार बार कहा इंडिया अलायंस में जिस इलाका में, जिस राज्य में, जिस पार्टी का संगठन मजबूत है उसका बात सुनना पड़ेगा। यही तो बात है। और कांग्रेस के साथ कोई दुश्मनी हमारा नहीं है, ना ममता। अभय जी से मैं जवाब दूंगी, लेकिन पहले गौरव मैं कह रहा हूँ अमित शाह भी हमारा दुश्मन नहीं है। उनका पॉलिसी के खिलाफ हम सब कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जय सिया राम होना चाहिए। आप जय श्री राम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कट्टर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, इनको सुनने के बाद, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनने के बाद, घमंडिया की घटक दलों के प्रवक्ता को सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ राम लल्ला, दूसरी तरफ हो हल्ला। और क्यों कहता हूं, देखिए टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और जयंती पे किसी ने याद नहीं किया। अरे हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट दिखाता हूं मैं। पराक्रम दिवस किसने शुरुआत करी? नेताजी की जो मूर्ति है कर्तव्य पथ पे किसने लगाई? आप लोगों को तो याद नहीं आई। कांग्रेस ने तो प्रयास किया उन्हें भुला दिया जाए, उनका कद छोटा कर दिया जाए, क्योंकि गांधी परिवार को आगे बढ़ाना था। ये किया हमने किया। लेकिन आज जो बात है, देखिए अंजना जी, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। शांत अंजना जी, इनको शांत कराइए प्लीज, बीच में ना चिल्लाइए। देखिए ये मैं जो ट्वीट दिखा रहा हूँ, बादल जी, यहाँ पे आज तक पे हम लोग शाउटिंग मैच नहीं करते हैं, तो एक बार में एक ही की आवाज जाएगी। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आप लगातार बोल रहे हैं, लेकिन किस खिड़की में किस बादल से बारिश होगी ये हम लोग तय करते हैं। प्लीज सर, नॉट अ शाउटिंग मैच। जैसे जवाब खत्म होगा मैं रिस्पॉन्स दूंगी। छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, जो टीएमसी नेता ने बात कह दी आपके शो पर, वो बहुत दूर तक जो है एक संकेत दे रही है। उन्होंने क्या कहा? अधीर रंजन चौधरी अकेले लड़ने चुना। तो यही बात तो अंजना जी पूरा देश जानता है। ये जो घमंडिया है, ये एक साथ दो कदम चल नहीं सकता है। ये चुनाव कैसे साथ लड़ेंगे? आपके चैनल पे ये बात कही गई है। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी एक दूसरे के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं, मैं समझता हूं वो अपने आप में दिखाता है कि इनमें कोई समन्वय नहीं है। दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी पे एक बात पूछना चाहूंगा। उन्होंने आज दिखाया वो कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं। ममता बनर्जी ने कहा था हिंदुओं की चमड़ी उधेड़ दूंगी अगर जय श्री राम का नारा लगा। आज अभिषेक बनर्जी ने कहा, ये पूछिएगा, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मंदिर कोई टूटी जगह पे बनेगा जहां दूसरा ढांचा था, तो ये नफरत का प्रतीक है, ये हिंसा का प्रतीक है और हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे। ये उनका ट्वीट है मेरे हाथ में। अभिषेक बनर्जी इनकी पार्टी के नेता है कि नहीं है? जब पूरा देश राममय है, हम लोग गौरवान्वित हैं, स्वर्णिम युग की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वहां नफरत का प्रतीक है। बादल जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, क्योंकि आपकी पार्टी पर उन्होंने अटैक किया है। 2 लाइन का जवाब। मैंने बोला, अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैंने खुद लड़ूंगा, खुद मैं अकेला लड़ूंगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा ऐसे, इसलिए मैंने बोला पार्टी का कोई डिसीजन नहीं, कोई ठीक है। नवल किशोर जी बिहार पे आते हैं। कोई डिसीजन नहीं हुआ। खबर यह है कि 40 ही वहां पर सीटें, आवाज नीचे, 40 सीटें हैं, जिनमें से जेडीयू खुद 17 पे लड़ना चाहती है, कांग्रेस 10 मांग रही है, निकल गई 27 सीटें, सीपीआई सिपा माले सब वहां पर मांग रहे हैं 3-3 सीट। तो आप लोग के लिए क्या बचेगा? पिछली बार जीत नहीं पाए इसीलिए सब दबा रहे हैं क्या इस बार? और लग रहा है नीतीश बाबू सॉफ्ट हो रहे हैं उधर। देखिए अंजना जी, एक तो बहुत विलंब से आपने मौका दिया और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ कारण जरूर होगा इतना विलंब करने के लिए। लेकिन बिहार पर चिंता करने वाले जो दल हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि जब मजबूत जमीन वाली पार्टियां एक साथ बैठती हैं तो चिंतन करना पड़ता है और निर्णय ऐसा लेना पड़ता है जिसमें कि जीत तय हो।
आप भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहिए कि जो लोग उनके साथ, उनके उभार में 2014 में साथ थे, वो सारे मजबूत दल छोड़ चुके हैं उनका साथ, या अकाली दल हो, शिवसेना हो, जनता दल यूनाइटेड हो, टीडीपी हो, वो जितने भी मजबूत दल थे, तो घमंडिया वास्तव में कौन हुआ? जिनका साथ लोग छोड़ते हैं वो घमंडिया हुआ। यहाँ पे तो जुड़ाव है, रहेगा। और उन तमाम मीटिंग के बाद अमित शाह जी लगभग 6-7 बार बिहार जा चुके हैं। हमें लगता है मोदी जी भी दूसरी बार जाएंगे। और जो हवाई अड्डा बना नहीं, वहां से प्लेन उड़ाने वाले नेता हैं इनके पास। जो दरभंगा में एम्स बना नहीं, वो बनाने वाले वहां पर हैं लोग। तो ये बिहार की जनता जानती है। और आपने अभी बोला ना कि बिहार क्यों पीछे है, तो बिहार के पीछे रहने का कारण यही है कि आज तक जो उसे न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय, वो बिहार को नहीं मिला। विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। डबल इंजन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी बिहार को धोखा देती रही, यही कारण है। और अब जब बिहार ने एक मॉडल तैयार किया है जातीय जनगणना को कराकर, और उसके आधार पे जो एक मॉडल विकास का तैयार किया है और उसका रास्ता दिखाया है। धीरेन जी जल्दी से चलिए धीरेन जी इसका जवाब दीजिए। पहले तो अंजना जी, आपने जो रामलला का दर्शन करवाया, आपको और आपकी पूरी टीम को आज तक को मैं बधाई देता हूँ कि बहुत सुगमता से आपने दर्शन कराया, बहुत बड़ा दिन आपने बनाया। धन्यवाद। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अचानक लालू जी का और तेजस्वी जी का जाना, नीतीश जी के यहाँ अचानक अपने पूरे राष्ट्रीय कमेटी में बदलाव कर देना, अचानक से सब कुछ वो नई राह पे ले जाना, तो कहीं ना कहीं बिहार का हर लोग जानता है कि अगर इनको कुछ करना होगा इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। अब ये संयोग हो सकता है, लेकिन सीरियसली अगर कोई चीजें हो रही है तो ये संयोग है कि प्रयोग है, ये हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर यहाँ बिहार में किसी से चलते आदमी से पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार जी राजभवन गए तो सब बोल रहा पलट जाएंगे क्या, इस तरह की तो लोगों में चर्चा है ही। और राजनीति में जो कहा जाता है कि दरवाजा राजनीति में होता नहीं है, एक्चुअली में होता है अंजना जी पर्दा। अब पता नहीं पर्दे के पीछे वो क्या कर रहे हैं, वो तो उनका विषय है। जनता आपको भी लगता है कि शक हो रहा है? शक में आपकी भी नींद उड़ी हुई है। राजीव जी को और इन तीनों को एक बार अभय दुबे और गौरव भाटिया को दिखा दीजिए। एक कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे लेना है, वक्त बहुत कम है। राजीव जी आपसे शुरू करते हो, एकदम कंक्लूडिंग रिमार्क। एनडीए में जाएंगे, पिछली बार बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, सबका सफाया कर दिया था आपने, आरजेडी 0 पर आया क्या था? देखिए, हम जो परफॉर्मेंस हमारा एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हाँ। इंडिया उसी प्रदर्शन को बिहार के लोकसभा चुनाव में दोहराने जा रही है। ठीक है सर, ठीक है। हम 40 भी जीत सकते, हो सकता है हम पहले से 1 सीट और आगे बढ़। ये तो 38-39 सीटें निश्चित तौर पर हम जीतेंगे अभय जी, भारतीय जनता पार्टी की बिहार में। ठीक है अभय जी। देखिए अंजना जी, मोदी जी और शाह जी की तानाशाही से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दल ही नहीं, उनके बड़े नेता भी घुटन महसूस कर रहे हैं। बहुत बड़ी टूट भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले होने की संभावना है, जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इंडिया के गठबंधन दल अच्छे सामंजस्य के साथ सीट शेयरिंग कर लेंगे। बिहार में मोदी जी इसलिए विचलित है कि जो जातिगत जनगणना को पाप बताते थे, वहां पर एक ऐसा फॉर्मूला सरकार ने, कांग्रेस पार्टी, जेडीयू और आरजेडी की ने दिया है कि वहां 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए देकर गरीबी का समूल कर। देखिए ऐसा है अंजना जी, वैसे तो मैं भविष्यवाणी करता नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कह दूं इनकी उठक पटक देख के कि मार्च पे आप देखेंगे घमंडिया के घटक दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और मई में आप देखेंगे पुनः नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कमाया है हैट्रिक लगाने के लिए। इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।